तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B और इसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है। तो 11B का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमें नीचे ये ए और बी पार्ट में दो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और इनमें जो वैल्यूज़ अननोन है, अननोन का मतलब जो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करके दिखानी है। जैसे पार्ट नंबर ए में ये लोअर केस लेटर ए और बी नहीं पता, ये निकालना है, और पार्ट नंबर बी में डी नहीं पता और सी नहीं पता, ये फाइंड करके दिखाना है। हमें बस इतना गिवन है कि ये रेक्टेंगल्स हैं, तो इसके बाद हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ कर ली है बेसिकली। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है इस एक्सरसाइज के अंदर कि इस एक्सरसाइज में जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ होनी है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, या आप कह लें काइट, पैरेललोग्राम, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। वो ज्योमेट्रिकल शेप जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो बता दिया है कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया जाता तो आप खुद से आपको गैस करना आना चाहिए कि वो कौन सी शेप बनती है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके एंगल्स कितने होते हैं, एंगल कितने बनते हैं, साइड पैरेलल होती हैं नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी बुक में मैंशनड है। इसका एक पूरा कॉलम बना हुआ है, पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें हर शेप के साथ उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। वो आपको अच्छे से देख लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है, या आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लें ताकि वो आपकी जो ब्रेन में है वो अच्छे से समझ आ जाए आपको कि ये चीज़ें किस तरीके से चलनी है यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है। आप लोगों को ये करने से पहले एक पता होना चाहिए एक बात, वो है रेक्टेंगल की एक ख़ास प्रॉपर्टी। तो मैं जो जो चीज़ें होंगी कोशिश करूंगा बता दूंगा, लेकिन आप डिटेल में प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें, वो टेबल के अंदर गिवन है। तो जो रेक्टेंगल होता है बेसिकली ये फोर साइडेड फिगर है, इसको क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटर है, उसकी एक टाइप है रेक्टेंगल है। तो इसमें जितने भी ये एंगल्स आते हैं, यानी फोर एंगल आते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब के सब हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। ये सब हमेशा कितने के होते हैं? 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके डायगनल्स को ड्रॉ करें, जैसे एक डायगनल ये है, एक डायगनल ये है, आप इस डायगनल को ड्रॉ करें, ये हमेशा आपके पास इक्वल लेंथ के कट होते हैं। यानी अगर इस पॉइंट पर टच करेंगे तो जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी लेंथ यहाँ पे होगी, उतनी लेंथ यहाँ पे, उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनकी मदद से ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाएंगे। इसके अलावा जो रेक्टेंगल होता है इसके अंदर ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बेसिकली इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये शेप कहलाती है रेक्टेंगल। आपने ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रख के यहाँ पे जो बेसिकली अननोन है वो फाइंड करके दिखाने हैं। एक तो बात हो गई शेप की। दूसरी बात जो ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट था जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 में अच्छे से देखा है, आपको वो भी पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं। वो भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि किसी न किसी एंगल को फाइंड करने के लिए आपको ट्रांसवर्सल की मदद लेनी पड़े। तो ट्रांसवर्सल मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे तो डिटेल में चैप्टर नंबर 10 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अब, कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों और उनको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कट करे तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ये कुछ एंगल्स बनाती है यहाँ पे भी और नीचे वाले वर्टेक्स के ऊपर भी। इनको इंटीरियर, एक्सटीरियर, वर्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। वो सब चीज़ें मैं चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें सबसे पहले बात करते हैं इस एंगल की, जो ए डिग्री हमने फाइंड करके दिखाना है। तो देखें ये एंगल जो बेसिकली आप नोटिस करें कि ये दो वर्टेक्स को मिलाने से एक लाइन के ऊपर गिवन है, और ये जो लाइन है बेसिकली जो दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये बेसिकली एक डायगोनल है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये इस वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 54 है। यानी इस एंगल, जितना भी एंगल था यहाँ पे टोटल, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम ए है और एक का नाम 54 है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर ये टोटल एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो आप इसको सम कर दें तो ये टोटल एंगल आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है कि जाहिर बात है इन दोनों को सम करें तो कितना आएगा? टोटल एंगल। तो मैं अगर लिखूँ कि इन दोनों को सम कर देते हैं, ए डिग्री प्लस 54 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? मैंने आपको अभी बताया है कि रेक्टेंगल के अंदर ये जितने भी एंगल होते हैं कॉर्नर वाले, ये सब के सब कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक रेक्टेंगल है, लिखा हुआ है इस बुक में ही, इसके क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये चीज़। तो ए और 54 को भी ऐड करने से किसके इक्वल आना चाहिए? वो 90 डिग्री के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ये 4 के 4 एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इसी वजह से हमने लिखा है ए डिग्री प्लस 54 इक्वल टू 90।
आप यहाँ पे मेंशन भी इसको कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। एक चीज़ तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि जो बी सी डी है, बी सी डी का क्या मतलब है, बी सी और डी, जिस जिस पर एंगल बन रहा है उसको सेंटर में रखते हैं, उस पर हैट लगाते हैं। वो बेसिकली कौन सा है, 90 डिग्री का है, जिसको मैं क्या बोलूँगा, राइट एंगल। आपको पता है 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, एक तरह का आप कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है बेसिकली। इसके अलावा जो इसकी प्रॉपर जो प्रॉपर्टी आपको लिखनी चाहिए वो लिखनी चाहिए है एंगल इन अ रेक्टेंगल। तो ये एक बेसिकली रेक्टेंगल का एंगल है, ठीक है। इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करी हैं। तो अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए डिग्री को आप यहीं पे रहने दें, ये जो 90 है वो भी वहीं पे रहेगा, ये प्लस 54 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, -54। या आप ऐसे कह लें कि इक्वेशन के दोनों साइड पे आप 54 को क्या करवा देंगे, माइनस। तो अब 90 माइनस 54 आपने करना है, जो कि आपके पास आता है 36 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए डिग्री इज़ इक्वल टू 36 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है ए का 36। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए। अब बात करनी है इस बी की, तो आइए बी को भी निकाल लेते हैं कि वो कैसे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए बी डिग्री को फाइंड करने के लिए हम जो रूल यूज़ करने लगे हैं वो ट्रांसवर्सल वाला रूल है। मैं यहाँ शॉर्ट में दोबारा से बता दूंगा, लेकिन वो आपको चैप्टर नंबर 10 में पता होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए, तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो था ये कि अगर आपके पास दो लाइन्स है स्ट्रेट या दो पैरेलल लाइन्स हैं और इनको एक लाइन कट करती है लेट्स से, ठीक है। तो ये जो लाइन कट करती है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको बोलते थे हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसको हम बोलते थे ट्रांसवर्सल। ये बेसिकली क्या होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है। तो इसमें कुछ एंगल्स बनते थे, वो पेयर वाइज आपस में इक्वल आते हैं। अब मैं बी डिग्री को फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको वो करके दिखाने लगा हूँ। सपोज कर लें जो दो पैरेलल लाइंस थी ना, मैं इसको रेक्टेंगल में बदल देता हूँ यहाँ पे। चलें ये एक रेक्टेंगल बन गया जी। अगर मैं इसको यूँ इस तरह मिला दूँ, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये कौन सी लाइन हुई, ये बेसिकली ये वाली लाइन हुई, ये वाली लाइन जो यहाँ पे भी ड्रॉ की है। आप इसी लाइन को यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दें ताकि आपकी दोनों पिक्चर्स एक जैसी दिखें और मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट से ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जो दो लाइंस को कट कर रही है, ठीक है। और वो पैरेलल भी हैं क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो पैरेलल तो है। तो अब देखें एक एंगल आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला एंगल, ये कितना गिवन है 54, और ये कितना गिवन है ए डिग्री। आप इस शेप को इसके साथ कंपेयर करते जाइएगा, और यहाँ पे वो वैल्यू गिवन है जो जिसको लिखा हुआ है बी डिग्री। तो जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करके गुजरता है तो जो उसके अंदर एंगल बन रहे होते हैं वो ऑपोजिट वर्टेक्स के लिहाज से अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। कैसे, जैसे इस वर्टेक्स पे जो ये वाला एंगल ए बन रहा है, आप इसी लाइन पे रहें और दूसरे वर्टेक्स पे जाएं और उसकी दूसरी साइड पे, जैसे ये लेफ्ट पे है तो ये राइट पे है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे का कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, और इसको पूरा बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 54 का अल्टरनेट क्या होगा, इसी लाइन पे जाएं, इसी वर्टेक्स पे, इस साइड पे जो भी एंगल होगा वो 54 का अल्टरनेट होगा। और ए के जो दूसरी ए के लिहाज से बी क्या होगा उसका अल्टरनेट, क्योंकि ये इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, और इसी लाइन पे जाएं दूसरा वर्टेक्स जहाँ पे है और उसके दूसरे साइड पे ये। तो एक ही लाइन के ऊपर डिफरेंट वर्टेक्स के ऊपर ऑपोजिट साइड पे जो एंगल्स होंगे वो ट्रांसवर्सल के केस में कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो ए डिग्री है बेसिकली ये किसके इक्वल हुआ, बी डिग्री के। ऐसी ही बात है ना, ए डिग्री किसके इक्वल हुआ, बी डिग्री के, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी लिहाज से ये अगर आप नोटिस करें, मैंने इसको एक्सटेंड भी कर दिया लाइन को समझाने के लिए, ये वाला एंगल बेसिकली इक्वल हुआ इस वाले एंगल के। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए डिग्री बेसिकली इक्वल हुआ बी डिग्री के। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल का रूल है कि जब भी ये वाले एंगल्स बनते हैं तो ये ऑपोजिट जो एंगल होते हैं डिफरेंट वर्टेक्स के ऊपर, ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, और ये आपस में इक्वल होते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात है, डिस्कस कर चुके हैं। तो ए डिग्री किसके इक्वल हो गया, बी डिग्री के। और आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी भी लिखेंगे ए एल टी यानी अल्टरनेट इंटीरियर, इसको इस तरह लिखते हैं, और एंगल्स, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल है तो इसलिए आपको वो पैरेलल लाइन भी मेंशन करनी पड़ती है जिसके दरमियान ये बने हैं। तो एक लाइन है डी सी, उसके दरमियान ए था, और एक लाइन है ए बी, उसके दरमियान बी था। तो वो दोनों लाइंस भी आप मेंशन करें कि डी सी पैरेलल ए बी जो था, इसके लिहाज से जो हमें ट्रांसवर्सल मिल रहा था उसमें जो इंटीरियर एंगल थे वो थे ये। अब आप देखें ए डिग्री और बी डिग्री इक्वल है। ए डिग्री तो अभी आप निकाल चुके हैं, वो कितना निकाला आपने ए डिग्री को, ए डिग्री की वैल्यू आपने निकाली है 36 डिग्री। तो बी डिग्री की वैल्यू फिर क्या होगी, ज़ाहिर बात है बी डिग्री
ए डिग्री के इक्वल है और ए की वैल्यू 36 है, तो बी की वैल्यू भी कितनी हुई 36, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो बी की वैल्यू क्या हुई जस्ट 36। तो ये हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल्स को सॉल्व किया करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट किया करेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो अब आ गए हैं हम इसके पार्ट नंबर बी पे। ये भी एक रेक्टेंगल है और इसमें हमने फाइंड आउट करना है सी डिग्री को और डी डिग्री को। तो इसको भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। आप अगर इस शेप को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे अगर आप देखें, एक ट्राइंगल ये है, ये डी ए ई, एक ट्राइंगल ये है ई बी सी, और एक ट्राइंगल ये भी है सी ई डी, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं डी ई सी। तो ये 1 2 3 टोटल ट्राइंगल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरी बात ये कि अब कौन सा ट्राइंगल ऐसा है जिसको सॉल्व करने से हमें कोई हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। ये वाला ट्राइंगल जो कि है ई बी सी, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं सी बी ए, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी सी ई। तो ये आपकी अपने चॉइस है, आप इसको किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। सारे ट्राइंगल के नाम को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो एंगल्स में से एक गिवन आपको नज़र आ रहा है। जैसे 39 यहाँ पे गिवन है, सी तो फाइंड करना है, और ये वाला एंगल गिवन नहीं है, ये वाला एंगल गिवन नहीं है। और आपको मैं अभी बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ये सारे कॉर्नर वाले एंगल्स कितने होते हैं हमेशा 90 डिग्री के। तो यानी ये भी कितना होगा 90 डिग्री के एंगल इक्वल होगा। इसका नाम क्या बनेगा ई बी सी, क्योंकि बी पे एंगल है तो बी को सेंटर में रखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ कि जो ई बी सी वाला एंगल है ये बेसिकली कितना है 90 डिग्री है। यानी आप इसको कह लें ये राइट एंगल है एक तरह का, ठीक है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। क्यों राइट एंगल है? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो सी डिग्री तो निकालना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि टोटल जो एंगल सम होता है ट्राइंगल का वो तो 180 के इक्वल होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अगर सी डिग्री में ऐड कर दिया जाए 39 डिग्री और इसमें भी ऐड कर दिया जाए ये वाला एंगल यानी ई बी सी, यानी मैं 90 डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ट्राइंगल में जो जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल आता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम रख दें तो मैं रख देता हूँ बी सी ई। तो ये है ट्राइंगल सम ऑफ बी सी ई, यानी जो ट्राइंगल है बी सी ई इस पर तमाम एंगल्स का सम करें तो 180 के इक्वल आता है। मैंने यही करके 180 के इक्वल रखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 को 90 को ऐड करना है तो हमारे पास आएगा 129 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 180 डिग्री। और ये जो प्लस हो रहा है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बेसिकली हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से अब आपने 129 को क्या कर देना है माइनस। ये हमने प्लस को इधर मूव किया ताकि माइनस हो जाए, या ये भी कह सकते हैं दोनों तरफ माइनस 129 करा दें तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो 180 माइनस 129 कितना, तो आपको सी डिग्री का आंसर आएगा 51 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से आप कंपेयर कर लें तो सी का आंसर आएगा बेसिकली 51। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, यानी ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ये डी एंगल की और बाकी एंगल्स की, ठीक है। तो जो एंगल मैंने निकाला है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं इस 51 की मदद से बाकी एंगल्स देख सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, एक बात। दूसरी बात, क्या मैं ज़रूरी है 51 ही की मदद दूँ, मैं कोई और यूज़ करके प्रॉपर्टी या कोई और कॉर्नर को यूज़ करके मैनिपुलेट करके क्या बाकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। तो अब देखें एक एंगल यहाँ पे है जो कि मिसिंग है, और अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए तो इसकी इसकी और इसकी मदद से इस ट्राइंगल में डी को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं? इसका पहले नाम देख लेते हैं। इसका नाम है डी सी और ई, क्योंकि ये ई सी और डी सी यानी डी सी के दरमियान में बन रहा है सी पर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डी सी वाला एंगल है ना, ये किस तरह निकल सकता है। अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर दें तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए 90, क्योंकि ये एक कॉर्नर है और कॉर्नर के एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये दो हिस्से हैं, इनको सम करके कितना आना चाहिए 90 डिग्री के, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर वाले एंगल्स कितने होते हैं 90 के। यानी मैं एक बात लिख सकता हूँ कि डी सी ई प्लस ये वाला 39, इसको आप प्लस करें तो किसकी इक्वल आना चाहिए 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एंगल ऑफ आर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल होता है वो बेसिकली कितना होता है 90 डिग्री का होता है। आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख भी देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ कि जो डी सी ई है बेसिकली वो जो ये वाला जो है वो है ये बेसिकली एंगल
इन आर रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल के ये कॉर्नर वाले एंगल सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। तो ये निकालना हमारे लिए कोई इतना मुश्किल बात नहीं होगी। ये प्लस है, इसको दूसरी तरफ मूव कर देंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस, यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से डी सी ई हमारे पास निकल आएगा, 90 में से आप 39 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, ये भी आ गई 51 डिग्री। तो देखें जितना एंगल यहाँ पे था उतना ही एंगल यहाँ पे भी था। उसकी रीज़न ये है कि ये वाली लाइन को एक्सटेंड करें, ये वाली लाइन को एक्सटेंड करें तो ये एक ट्रांसवर्सल बनती है, और ट्रांसवर्सल में यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कहलाता है, और ये हमेशा इक्वल आएंगे भी। तो ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 51। इसको आप डायरेक्ट भी ट्रांसवर्सल से भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस प्रोसीजर से लिखना ज़्यादा बेहतर समझा है। अब कौन सा रह गया आपके पास, अब आपके पास रह गया ये डी डिग्री। इसको फाइंड करना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है, और इस ट्राइंगल में दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा एंगल निकालना बहुत आसान है। एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और डी का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे ये वाला एंगल यानी डी डिग्री प्लस ये वाला एंगल यानी 78 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, और ये वाला एंगल यानी 51 डिग्री, और इसको रखेंगे 180 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एंगल सम है किसका, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम बता दें तो ट्राइंगल का नाम मैंने रखा हुआ है डी ई सी। तो ये ट्राइंगल है डी ई सी। तो अब आपने सिर्फ इनको सॉल्व कर लेना है, 78 में 51 ऐड कर तो वो आपके पास आएगा 129, ठीक है, डिग्री, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 129 डिग्री, यानी आपको 180 में से 129 को क्या करना है, माइनस। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी का भी कितना, 51 डिग्री। डिग्री का भी आंसर कितना आ गया आपके पास, 51 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो डी का आंसर आपके पास आ जाता है 51, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।